Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. So in second part we are going to learn about material sources. पहले पार्ट में हमने देखा कि जो हिस्ट्री के सोर्सेस है, हिस्ट्री स्टडी करने की जो सोर्स है वो तीन सोर्सेस है। मतलब इस पार्ट में हम चौथा सोर्स सीखने वाले हैं। तीन सोर्स कौन से हैं? तो एक है रिटर्न सोर्स। रिटर्न सोर्स में हमने बहुत सारे समझो ये न्यूज़पेपर्स, पीरियडिकल्स, डायरीज वगैरह, रेफरेंस बुक, करस्पॉन्डेंस, डॉक्यूमेंट्स इन आर्काइव्स, गवर्नमेंट गैजेट्स, पोस्टल स्टैम्प्स वगैरह। तो ये सब हम इसकी इंफॉर्मेशन ली है। और सेकंड पार्ट में हम मटेरियल सोर्स के बारे में जानेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, द फॉलोइंग सोर्सेस आर इंक्लूडिंग अमंग द फिजिकल सोर्सेस। फिजिकल मतलब मटेरियल सोर्सेस। जो यहाँ पे हमें जो चार्ट दिया है इसमें जो भी सारे दिखते हैं वो मटेरियल सोर्सेस है। तो उनमें से पहला है कॉइन्स। कॉइन्स के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी फर्स्ट पार्ट में ली है। तो कॉइन से हमारे मटेरियल सोर्स है। बाद में प्लेसेस ऑफ वर्शिप, मतलब अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग जगह जाके अपने अपनी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। समझो हिंदूज होते हैं वो टेम्पल्स में जाते हैं, उसको हम मंदिर बोलते हैं। तो विश्वनाथ का मंदिर वाराणसी में जो बहुत सारे फेमस ऑल ओवर इंडिया में जो मंदिर है, हरिद्वार का मंदिर है विष्णु शिवा का, ऋषिकेश होता है, मथुरा, वृंदावन। तो ये हिंदू लोगों का, और बड़े हर एक गांव में एक मंदिर होता ही है। तो मुस्लिम लोग होते हैं जो मस्जिद में जाते हैं, मॉस्क है ना। तो हर एक गांव में वैसे जहाँ पे मुस्लिम समाज होता है वहाँ पे मस्जिद मिलेगी, छोटी बड़ी। और तो पूरे भारत में जो मक्का जो है, हैदराबाद में जो मस्जिद है उसको मक्का कहते हैं। और आगरा में जो है उसको जुम्मा मस्जिद कहते हैं। और जो समझो राजस्थान में भी एक उसको दरगाह। तो ये, और समझो क्रिश्चियन लोग जो होते हैं वो चर्च में जाते हैं, चर्च में। तो अपने इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े चर्चेस है। उसमें से गोवा में जो है वो बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। बाद में केरला में पारोमाला करके है। और समझो मुंबई मदुराई तमिलनाडु में सेंट मेरीज कैथेड्रल। तो ये क्रिश्चियन लोगों का हुआ। सिख के जो लोग जाते हैं, सिख वो गुरुद्वारा में जाते हैं। तो अमृतसर का जो द गोल्डन टेम्पल है वो तो वर्ल्ड फेमस है ही। और चंडीगढ़ का नड़ा साहिब ये। और बुद्धिस्ट लोगों जो होते हैं वो उनका जो फेमस है विहार, विहार में जाते हैं। और बिहार में जो बोध गया महाबोधि टेम्पल वो फेमस है। बाद में सारनाथ में चौखंडी स्तूप करके है। और सिक्किम में जो रूमटेक मोनास्टरी, जैन लोग जो है वो उनके जो बहुत सारे फेमस जैन टेम्पल होते हैं। मध्य माउंट आबू में दिलवारा जैन टेम्पल है। और गुजरात में पलिताना टेम्पल है। बाद में जो पारसी झोरास्ट्रियन लोग होते हैं वो अगियारी, उनका जो प्रार्थना स्थल होता है उसको अगियारी कहते हैं। वो आग की पूजा करते हैं, फायर टेम्पल्स। तो मुंबई में बानाजी लेन है, उधर है उनका एक अगियारी। सूरत में आतश बहराम करके है।
और हमारे देश में जुदाइज़्म, जू लोगों के भी जू लोग जो बहुत माइनॉरिटी है, उनके प्रार्थना स्थल को सिनागॉग कहते हैं। सिनागॉग कोचीन में है, मुंबई में है, पुणे में है। तो ये सारे जो प्रार्थना स्थल है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, ये भी हमारे मटेरियल सोर्स है। बाद में थिंग्स इन डेली यूज। डेली यूज में जो थिंग्स यूज किए जाते थे, वो भी हमारे हिस्ट्री के स्टडी के लिए यूज हो सकते हैं। मतलब कोई प्लेट हो, ग्लास हो, क्लोथ्स हो, कुकिंग का यूटेंसिल्स हो, मिरर वगैरह। बाद में समझो कोम्ब हो, कोम्ब मतलब कंघी। मतलब बहुत सारे समझो स्मारक रहते हैं, या उनका आश्रम वगैरह रहता है। समझो अपने गांधी जी का आश्रम हुआ, गांधी जी का घर हुआ, मुंबई में मणि भवन है। तो उधर जाएंगे तो हम उनका सब डेली उनके यूज करने वाले बर्तन वगैरह वहाँ पे मिलेंगे। मतलब जो भी फ्रीडम फाइटर हो, जो भी होके गए वो लीडर्स वगैरह बड़े बड़े, तो उनके जो घर रहते थे उसमें हम देख सकते हैं कि भाई वो लोग कौन कौन सी चीज़ें करते थे। तो उससे हम हिस्ट्री का मालूम पड़ता है। रॉयल सील्स मतलब राज मुद्राएं, बहुत सारे किंग्स होके गए, तो समझो कभी भी वो लेटर वगैरह भेजते थे तो वो नीचे रॉयल सील्स अपने वो छाप देते थे। मतलब ये का कौन ये अपना जो लेटर वगैरह है भेजा, वो मालूम पड़ता था दूसरे राजा को। अपने छत्रपति शिवाजी महाराज की तो सील्स आपको मालूम है ही। उस पर क्या लिखा था? प्रतिफचंद्र लेखे वर्धिष्णु विश्ववंदिता शाहसनो शिवशैष्या भद्राय राजते। तो ये रॉयल सील्स। छत्रपति संभाजी राजे, उनका भी रॉयल सील था। श्री शंभो शिवजातस्य मुद्रा धौरी राजते, इसे संस्कृत में उसमें लिखा है। और भी रॉयल सील्स। बाद में ऑर्नामेंट्स, वो लोग कौन कौन से ऑर्नामेंट्स पहनते थे। ऑर्नामेंट्स मतलब जो भी कुछ, क्या बोलते हैं उसको, ज्वेलरी, क्राउन्स, अपने सर पे क्राउन्स रखा करते थे। छोटा उसको तो कैरोनेट बोलते हैं, डायडेम बोलते हैं, टियारा भी बोलते हैं। वो अलग अलग महिलाओं के लिए अलग रहता था, महिलाओं के लिए तो वो तो टियारा बोलते हैं उसको। तो मुकुट है ना, कान में ईयर रिंग्स, नेकलेस, पेंडेंट, हेयर पिन वगैरह, सिरपेच या सरपेच, बैंगल्स, आर्मलेट, ब्रेसलेट, रिंग, ब्रूच, बेली चेन, एंकलेट, पाँव में टोरिंग वगैरह। हाथ में समझो कोई बूढ़े होते हो तो जपमाळ, प्रेयर बीड्स, थंब रिंग, लॉकेट वगैरह सब ऑर्नामेंट्स। ये भी हिस्ट्री स्टडी करने के लिए मटेरियल सोर्स के यूज़ करना पड़ता था। म्यूजियम्स, म्यूजियम बोले तो ये म्यूजियम इज अ इंस्टीट्यूशन है ना, दैट केयर्स फॉर अ कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। बाकी के सारे ऑब्जेक्ट्स वगैरह यहाँ पे रखा करते हैं, जो आर्टिस्टिक्स हो, कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड साइंटिफिक इम्पोर्टेंस के यहाँ पे रहते हैं। तो हमारे भारत में भी बहुत सारे म्यूजियम्स है। इंडियन म्यूजियम कोलकाता है, नेशनल म्यूजियम दिल्ली, सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद बहुत बड़ा फेमस है ये, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, नेशनल रेल म्यूजियम दिल्ली, बड़ौदा म्यूजियम, नेपियर म्यूजियम तिरुवनंतपुरम, पटना म्यूजियम पटना, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर, ये बहुत सारे फेमस है। गवर्नमेंट म्यूजियम बेंगलोर, कावोजी जहांगीर हॉल मुंबई, चेन्नई रेल म्यूजियम, तेलंगाना स्टेट आर्कियोलॉजी कोलकाता। ये अपने भारत में बहुत सारे फेमस म्यूजियम्स है। अगर आपको कहीं भी इन फ्यूचर आपको जाने का मौका मिला तो आप जरूर जाके देख के आइए। बाद में क्लोथिंग, राजा महाराज हो या वही फिर अपने
फ्रीडम फाइटर्स हो, वो किस तरह के क्लोथिंग कपड़े पहनते थे। धोती, हमारे तो अभी मालूम है, धोती, लुंगी, साड़ी, सलवार कमीज, चूड़ीदार, कुर्ता पायजामा, नौवारी लुगड़ी, फेटा वगैरह, ये सब, ये तो अभी तो आज के ज़माने में अलग अलग कपड़े हम पहनते, लेकिन वो उस ज़माने में कंजस्टेड थे उनके नाम वगैरह। मॉडर्न आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर मतलब कोई भी बड़ा स्ट्रक्चर, समझो अभी पुराने ज़माने में मतलब मिडिवल में ताजमहल हुआ, विजापुर का गोल गुम्बज हुआ, कुतुब मीनार हुआ, तो ये आर्किटेक्चर है। लेकिन मॉडर्न मतलब मॉडर्न इंडिया में कौन सा बता सकते हैं हम? कॉन्स्टेंटिना लखनऊ में ये स्ट्रक्चर है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता। राष्ट्रपति भवन दिल्ली। इंडिया गेट दिल्ली। लोटस टेम्पल दिल्ली वगैरह, ये जो है ये सब मॉडर्न आर्किटेक्चर में आते हैं। और ये मटेरियल यूज़ करके हम उसको स्टडी का हिस्ट्री का स्टडी करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इनमें से जो है एक यहाँ पे कॉइन्स दिया है। तो कॉइन जो होते हैं वो भी हमें हिस्ट्री का स्टडी करने के लिए यूज़ होता है। तो समझो अभी क्या दिया है कॉइन्स के बारे में, तो यहाँ पे तो दिया है, लेकिन द फर्स्ट रुपी कॉइन ऑफ रिपब्लिक इंडिया वॉज मिंटेड इन 1950। 1950 में, अभी तो ये रुपये दिखता है हमको, ये अभी नहीं है, दूसरा अलग रुपया आया है। लेकिन पहला जो रुपया था हमने वो 1950 में बनाया था। तो आजकल जो हमें कॉइन्स मिलते हैं 1 रुपये के है, 2 रुपये के, 5 रुपये के, 10 रुपये के और 20 रुपये के कॉइन्स हमें मिलते हैं। आपने हैंडल किया होगा। ऑल दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय 4 मिंट्स। और ये जो है कॉइन्स कहाँ पे हम बनाते हैं? 4 जगह बनाते हैं उसको, जो जगह को मिंट बोलते हैं, टांगसा। तो ये अपने इंडिया में कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद और नोएडा दिल्ली में, ये यहाँ पे हम बनाते हैं। तो वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स के से हम हिस्ट्री समझ सकते हैं। अभी तो हम मिडिवल का बोल रहे हैं, सॉरी मॉडर्न का चर्चा कर रहे हैं, इसके मतलब पुराने ज़माने कॉइन्स का भी हम चर्चा नहीं करेंगे। तो एंड द चेंजेस इन प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स, और नोट में करेंसी चेंज कैसी होगी होते आई है, वो हम उससे भी हम बता सकते हैं कि भाई हिस्ट्री क्या रही होगी। अभी तो अपने अपने प्राइम मिनिस्टर है माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 500 की नोट पुरानी बदल डाली है, बहुत सारे नोटें बदले हैं। तो अभी वो नोट्स पुराने हो गए, तो वो पुराने नोट से हम मालूम पड़ेगा कि हिस्ट्री क्या रही होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये क्या करती है? प्रिंट्स द नोट्स। अभी जो हम नोट्स देखते हैं, है ना, अपने अपने हाथ में जेब में जो नोट होगी वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट करती है। तो ये जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये नेशंस सेंट्रल बैंक उसको कहा जाता था। ओल्ड नेम उसका था नेशन सेंट्रल बैंक। इंडिया सेंट्रल बैंक थी वो ब्रिटिश राज में बनाई गई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। अभी तो इसका हेडक्वार्टर बम्बई में है। अब अभी इसके गवर्नर जो है शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास, मतलब ये 85 ईयर ओल्ड हो गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 35 में इस्टेब्लिश होके। और इनके ऑल रीजनल ऑफिसेज भी है 191 अपने ऑल ओवर इंडिया में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल्स करती है इसके ऊपर। और हमारे जो इंडियन करेंसी है वो रुपी है। और ये जो आरबीआई है वो हमारे देश में बहुत सारे जो बैंक्स हैं, महाराष्ट्र बैंक है, बड़ौदा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आईडीबीआई है, ये सारे नेशनलाइज्ड बैंक और कमर्शियल बैंक आईसीआईसीआई वगैरह, तो उसके ऊपर ये कंट्रोल करती है। ये बैंक क्या करती है? ये नोट्स और नोट्स प्रिंट करती है। इट हैज़ अ हेडक्वार्टर्स इन मुंबई। इसका हेडक्वार्टर
बम्बई में है। अगर आपको कभी बम्बई जाने का मौका मिला तो आप देख सकते हैं, और गेटवे ऑफ इंडिया के नज़दीक ही है। तो ये कॉइन्स है, समझो यहाँ दिया है हमें। द कॉइन्स फ्रॉम 1950 टू दोज यूज्ड एट प्रेजेंट, 1950 से शुरू हुआ और आज तक हम उसको यूज करते आए हैं। द मेटल्स यूज्ड फॉर मेकिंग देम, तो कौन से मेटल उसमें यूज करते आए हैं, उसमें कौन सा मेटल यूज किया। देयर डिफरेंट शेप्स, उनके अलग अलग शेप्स। अभी ये तो बड़ा है, अभी ये दिखने को नहीं मिलता है हमें, तो शेप्स अभी छोटा छोटा होते आया है। डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट्स ऑन देम, और उनके ऊपर जो क्या बोलते हैं उसको, सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट है इसके ऊपर, अलग अलग। अभी ये जो है us to understand the important contemporary issues in इंडिया, कि भारत में जो भी इम्पोर्टेंट कंटेम्प्रेरी इशू उस टाइम में जो इशू रहेगा वो हमें उस पर देखने को मिलता है। समझो फॉर एग्जाम्पल कॉइन्स टू कन्वे द मैसेज ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। कभी कभी जो कॉइन देखते हैं हमें पता लगता था कि भाई उसमें एक फैमिली दिखाई देती थी, पति पत्नी और 2 बच्चे, तो उसको कन्वे करते मैसेज क्या कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए, हम 2 हमारे 2, ऐसे। एंड कॉइन्स कम्युनिकेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स। तो यहाँ पे 1 रुपये का कॉइन दिया है, 1970 का है, और यहाँ पे जो दोनों बाजू में गेहूं का ये फ्लावर दिखता है, गेहूं का। तो इसका मतलब हमारी देश जो एग्रीकल्चर कंट्री है, खेती प्रधान देश है हमारा, तो हम खेती बाड़ी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये कन्वे करता है कि हमें हमारे देश में एग्रीकल्चर का बहुत सारा इम्पोर्टेंस है। ओके, बाद में म्यूजियम्स। म्यूजियम तो अभी मैंने आपको बहुत सारे म्यूजियम्स के नाम बताए। तो ये म्यूजियम जो है, ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव म्यूजियम्स, हर एक अपने राज्य में म्यूजियम्स है, दैट डिपिक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिस्प्ले द कल्चरल एंड सोशल हेरिटेज ऑफ द स्टेट। और वो जो म्यूजियम क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिस्प्ले द कल्चरल एंड सोशल हेरिटेज, उस राज्य में किस प्रकार से संस्कृति रही है, सोशल हेरिटेज, उधर क्या क्या सामाजिक उनका हेरिटेज रहा है, वारसा बोलते हैं हम उसको, ऑफ द स्टेट क्या है, तो हम म्यूजियम में जाके देख सकते हैं। हर एक म्यूजियम में उसके कैपिटल में ये म्यूजियम है। दे एनेबल अस टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री, तो म्यूजियम में जाने के बाद हमें जो भी दिखाई देता है वो सब पुरानी वगैरह वस्तुएं, तो हम वो देख के अपने अपने राज्य की भी हिस्ट्री मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम एट मुंबई, मुंबई में जो छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई जो है, तो आप कभी जाके देख सकते हैं। तो ये हो गई, जो अभी है तो फोर्ट में है, ये फोर्ट एरिया में है। फॉर्मरली नोन एज, उसका जो पुराना नाम था अभी उसका नाम हमने बदला है, नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। क्या नाम था, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया। तो ये इसका पूरा नाम था। उसको जो बनाया था, उसका जो आर्किटेक्ट था जॉर्ज विटर करके, जॉर्ज विटर, और वो 1922 को बिल्ड किया था, 1922। और ये म्यूजियम में अप्रोक्सीमेटली 50,000 आर्टिफैक्ट्स है, अप्रोक्सीमेटली 50,000 आर्टिफैक्ट्स। अभी उसके डायरेक्टर जो है सब्यसाची मुखर्जी है, सब्यसाची मुखर्जी। और जो बिल्डिंग जो है उसकी जो बनाने की शैली है, स्टाइल है, तो इंडो सैरासनिक स्टाइल है, इंडो सैरासनिक स्टाइल। अगर कभी आप यहाँ पे गए तो आपको इंडस वैली से लेके आर्टिफैक्ट मिलेंगे देखने को। गुप्ता के काल में, मौर्य के काल में, चालुक्य, राष्ट्रकूट, बहुत पुराने आर्टिफैक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दूसरा है रिजर्व बैंक म्यूजियम इन पुणे सिटी, रिजर्व बैंक म्यूजियम इन पुणे सिटी। तो ये खास करके समझो यहाँ पे कॉइन्स है,
220 देशों के कॉइन्स का यहाँ पे कलेक्शन है। मिनिमम 25,000 अलग अलग कॉइन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट म्यूजियम्स, और गवर्नमेंट म्यूजियम तो है ही, ये सब गवर्नमेंट म्यूजियम है, इसके बावजूद सम प्राइवेट कलेक्टर्स, किसी को हॉबी रहती है कुछ कुछ चीज़ें कलेक्ट करने की, जो प्राइवेट कलेक्टर्स आल्सो सेट अप देयर ओन म्यूजियम्स, उनके भी अपने खुद के म्यूजियम्स है, तो उनको हॉबी रहता है करके उन्होंने सब ऐसे जमा करके रखा है, वो हम जाके देख सकते हैं। दे आर बेस्ड ऑन डिस्टिंक्टिव सब्जेक्ट्स, और उनको उनका जो कलेक्शन है, तो उनका कलेक्शन करने का सब्जेक्ट जो अलग अलग सब्जेक्ट है उनका कलेक्शन। फॉर एग्जांपल कॉइन्स, उन्होंने भी कुछ कॉइन्स जमा करके रखे हैं। नोट्स है अलग अलग देशों के या हमारे देश के पुराने ज़माने से लेकर आज तक। लैम्प्स का कलेक्शन है, लैम्प्स कैसे इनोवेटिव होता गया। और नट क्रैकर्स, नट क्रैकर्स मतलब, तो नट होता है, नट मतलब सुपारी बोलते हैं हम उसको, तो सुपारी कट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम नट क्रैकर कहते हैं, मराठी में उसे अड़कित्ता कहते हैं। इन डिफरेंट शेप्स, अभी भी गांव में हम जाते हैं तो कोई पान खाने वाले लोग रहते हैं, पान खाने वाले, तो पान खाने वाले लोग क्या करते हैं, वो उनके जो पाउच होता है, उस पाउच में वो बहुत सारे नट सुपारी होती है, और खाते वक्त वो क्या करते हैं, वो नट क्रैक करके छोटा छोटा बारीक बारीक उसके टुकड़े करके खाते हैं। आज तक, आज भी हमें गांव में ऐसे लोग मिलते हैं। क्रिकेट इक्विपमेंट, और किसी को क्रिकेट के बारे में अगर वो पैशनेट है तो उसके बारे में सब इंफॉर्मेशन रखेगा। बैट हो या बॉल्स हो या स्टम्प्स हो, वो सारे इंस्ट्रूमेंट वो जमा करके रखता है, वो प्राइवेट अपने हॉबी करने के, उसको हॉबी रहती है वो। तो इस तरह से हो गया हमारा म्यूजियम या मटेरियल सोर्स। ओरल सोर्सेस, ओरल सोर्सेस मतलब मौखिक, मुंह से बताए हुए। दीज सोर्सेस इंक्लूड फोकटेल्स, इसमें क्या क्या आता है, फोकटेल्स आते हैं, मतलब फोक मतलब लोग, पीपल, लोक कथाएं, फोक सॉन्ग्स, लोकगीत, प्रोवर्ब्स, कहावतें, बैलाड्स, बैलाड्स मतलब ये भी एक जस्ट लाइक सॉन्ग होता है। वीरश्रीपूर्ण, जोशपूर्ण, एंड ओवीज, ओवीज मराठी वर्सेस, मराठी गीत होते हैं, ये सॉन्ग्स होते हैं इन द ओरल ट्रेडिशन। ओरल मतलब वही, फिर ओरल सोर्सेस में ओरल ट्रेडिशन, मौखिक परंपराएं के गाने। दिस सोर्स इंक्लूड फोक टेल्स, फोक टेल्स, ये फोक टेल्स तो एक छोटी स्टोरी होती है, छोटे मतलब लोगों के द्वारा बताई हुई, उसको हम फेबल भी कहते हैं, मिथ्स कहते हैं, फेरी टेल्स, है ना। तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे फोक टेल्स है। अभी वो सच है नहीं झूठ है कुछ मालूम नहीं है, लेकिन ओरल सोर्स माना जाता है। अभी आपने तो सिंड्रेला की कहानी सुनी होगी, सिंड्रेला वो हमारे यहाँ की नहीं है, तो सिंड्रेला जो है ना, बहुत ही स्वभाव की अच्छी होती है, उसकी एक स्टेप मदर होती है, और उसके स्टेप मदर को, उसको 2 स्टेप सिस्टर भी रहती है, तो वो हमेशा स्टेप मदर उसका घर के बहुत सारे काम करवाती है, उसे ठीक से खाना पानी भी नहीं देती है, कपड़े अच्छे नहीं देती है। तो फिर एक बार प्रिंस ने सब उसके किंगडम के सब लड़कियों को, है ना, अपने पार्टी पे बुलाया, तो लेकिन उसकी स्टेप मदर तो उसको लेके नहीं जाती है, खाली अपनी बेटियों को लेके जाती है।
और वो बेचारी घर में काम करती है, तो वो फेरी आती है उधर, और वो चाहती है कि वो भी पार्टी को जाए, लेकिन वो बताती है कि वो मिडनाइट के पहले उसे वापस आना चाहिए। तो अपने मैजिक वाइंड से उसे अच्छा सा एक ड्रेस और जूते देती है, तो वो पहन के वो पार्टी को जाती है। तो प्रिंस तो उसके साथ डांस करने लगता है। फिर तो डांस में इतने मशगूल होती है कि उसको मालूम नहीं पड़ता कि कब मिडनाइट हो गई। लेकिन 12 बजने के जो पहला जो उसको हम 12 बजने के जो पहले टोल पड़ते हैं, तो पहला स्ट्राइक होने के बाद वो उधर से निकलती है। निकलते वो वो हरीडली अपने घर जाती है, लेकिन वो क्या होता है, एक जूता उसका उधर ही उधर ही गिरता है। तो जो प्रिंस वो जूता लेता है तो बोलता है कि ये जूता जूता जिस भी लड़की को फिट रहेगा वो उससे शादी करेगा। तो वो जूता अपने किंगडम के हर एक लड़की को ट्राई करके देखता है, तो वो जूता फिर सिंड्रेला के पाँव में फिट आता है, तो उससे शादी करता है। वो फोक टेल, फोक सॉन्ग्स, लोकगीतें, हमारे भारत में बहुत सारे लोकगीतें हैं। समझो मराठी में भी है। मराठी में आपने सुना होगा, मन शुद्ध तुझं गोष्ट आहे पृथ्वी मोलाची, है ना, गजाल खरी काय, लोक कोळी गीते होती है, लावणी होती है, ये सारे फोक सॉन्ग्स में आते हैं। रेशमाच्या रेघांनी, अप्सरा आली आपने सुना होगा। राजस्थान में जो लोकगीत है, मोरनी, बागा में डोले आधेरा आत्मा, ये कश्मीर में जो है बुमरो बुमरो श्याम रंग बुमरो, ये सब फोक सॉन्ग्स। प्रोवर्ब, प्रोवर्ब तो मतलब कहावतें, कहावतें भी इंग्लिश प्रोवर्ब आपको मालूम है। फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड, हेस्ट मेक्स वेस्ट, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, इंग्लिश में हो गई। हिंदी में जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, चोर चोर मौसेरे भाई, जैसी करनी वैसी भरनी, एक हाथ से टाली नहीं बजती, ये हिंदी में हो गई। मराठी में उसे हम म्हणी कहते हैं। अति तेथे माती, अंथरूण पाहून पाय पसरावे, अतिशहाणा त्याचा बैल रिकामा, आधी पोटोबा मग विठोबा, ये सारे। बाद में बेलाड्स, बेलाड इज ऑल्सो लाइक अ सॉन्ग, long song or poem that tells a story of any great person in dramatic way। वो गांव वाले उसको पहले गाते थे, जो भी इंसिडेंट घटा होगा वो अपने गाने से गांव वालों को सुनाते थे। तो पहले वो इंग्लैंड में तो रॉबिन हुड के बारे में ऐसे बैलाड्स गाए जाते थे। हमारे यहाँ भी छत्रपति शिवाजी महाराज के बैलाड्स, पोवाड़े बोलते हैं उसको हम, गाए जाते हैं। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती को कभी सुना होगा, उसके लास्ट में जी रे ऐसा आता है। छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में बैलाड्स है। और उनकी जीवनी पे एक इवेंट भी हो सकता है बैलाड। वो अफजल खान का, जो अफजल खान को मारा था प्रतापगढ़ के यहाँ, उसके ऊपर भी एक बैलाड है। तो हमारे यहाँ जो बैलाड गाते हैं, जो पवाड़ा गाते हैं, शायर बोलते हैं उसको। बहुत सारे शायर महाराष्ट्र में होके गए हैं, उसको शिव शायर भी कहा जाता है। तो पठ्ठे बापूराव ये थे फेमस शायर थे। बाद में पिराजीराव नाईक, बापूराव विभूते है, विठ्ठल उमप है, शाहीर साबळे है, विठ्ठल उमप के बेटे उमेश उमप, नंदीश उमप वगैरह, ये सब बैलाड्स गाते हैं। एंड ओवीज, ओवीज मतलब ये भी एक जस्ट लाइक मराठी वर्सेस है, मराठी सॉन्ग्स हैं। वो
उसका बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं, अलग अलग विषयों पर ये ओवी सॉन्ग्स गाए जाते हैं। पहले ज़माने में जो हमारे चक्की नहीं थी तो घर में ही चक्की रहती थी, वो ऐसा उसको जाते कहते हैं। उसमें जाते में ज्वारी वगैरह हो, गेहूँ वगैरह हो, वो पीसते थे। तो पीसते टाइम वो गाना गाते थे, उसको ओवी कहते हैं। तो उसमें उसका सब्जेक्ट वेरियस सब्जेक्ट्स है, संसार के बारे में, धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, समाज के बारे में, व्यवहार ज्ञान, बाद में शिक्षा हो, शिक्षण विवाह के बारे में, बाद में मुंज हो, भाई बहन का प्यार, पति के बारे में, प्रेम, माहेर, उसका जो मायका होगा, बाद में उसका फेवरेट कोई गॉड होगा, स्त्री जन्म के बारे में, किसी को बेटा बेटी हो उस प्रसंग पे। तो बहुत सारे ओवीज खास करके महिलाएं गाती थी। वो 2 लाइन में रहती थी, 3 लाइन में रहती थी, 3.5 लाइन में, 4 लाइन में भी ये ओवी होती थी। तो एक्टिविस्ट्स वेयर इंस्पायर्ड बाय द पोवाड़ाज। ये पोवाड़ा सुनने के बाद जो एक्टिविस्ट रहते थे, कार्यकर्ते बोलते हैं उसको, वो इंस्पायर होते थे कि भाई हमें ये सुन के ही वो शरीर में, बोलते हैं ना, एक वीरश्री आ जाती थी। अब लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे, अभी जो लोकशाहीर के मैंने बहुत सारे नाम बताए, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे भी है। तो उनका पूरा नाम था तुकाराम भाऊ साठे। तुकाराम भाऊ साठे ये सोशल रिफॉर्मर भी थे। ही वॉज बॉर्न इन वाटेगाव। वाटेगाव ये तालुका वाळवा में, डिस्ट्रिक्ट सांगली, महाराष्ट्र में है। भाई ये लोक शायर जो है अण्णाभाऊ साठे, उनको साहित्य सम्राट भी कहा जाता है। साहित्य सम्राट, देखो ये साहित्य सम्राट कहा जाता है इनको। इन्होंने बहुत सारे नाटक, कथा, कादम्बरी, ट्रैवलॉग्स और बैलाड्स लिखे हैं। और वो इनका पढ़ाई कितना हुआ था मालूम है? वो स्कूल गए ही नहीं, स्कूल खाली वो 1.5 दिन के लिए गए थे। 1.5 दिन मतलब एक दिन गए, दूसरे दिन गए और बीच में से ही वापस आए। तो ये खाली 1.5 दिन ही स्कूल गए थे। बाकी की सारे उन्होंने जो लिखना पढ़ना वो घर में ही सीखा। तो बहुत सारे इन्होंने लिटरेचर का काम किया है। वो बाद में बम्बई गए। बम्बई जाने के बाद उनके मार्क्स का उनका विचारों का प्रभाव उन पर पड़ा। कम्युनिस्ट थे वो। तो उन्होंने बहुत सारी कादम्बरी, मतलब 35 नॉवेल्स लिखी। उसमें से फकीरा जो थी उसको स्टेट गवर्नमेंट का बेस्ट नॉवेल करके उसको अवार्ड मिला था। 15 शॉर्ट स्टोरी लिखी, शॉर्ट स्टोरीज, 10 पोवाड़ेज लिखे उन्होंने। और बहुत सारी उनके नॉवेल्स फेमस है। उसमें फकीरा, अकलीची गोष्ट, ये सब मराठी में लिखा है। कृष्णाकाठच्या कथा, चिरागनगरची भूतं, माकडीचा माळ, वारणेचा वाघ, और बहुत सारे उनके नॉवेल्स पे मूवीज़ भी बनाए गए थे। तो उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे गीत भी लिखे उसको। उसमें बहुत सारे माझी मैना गावाकडे राहिली, माझ्या जीवाची होती या काहिली, ये जो फेमस है। ये लोक शायर अण्णाभाऊ साठे एंड शायर अमर शेख। ये शायर अमर शेख ये भी कम्युनिस्ट थे। उनको कॉमरेड, कम्युनिस्ट, कोई भी कम्युनिस्ट का एक्टिविस्ट एक दूसरे को कॉमरेड कहता है। कम्युनिस्ट थे और उनका जो नाम था, रियल नाम था महबूब हुसैन पटेल। महबूब हुसैन पटेल। उनका जन्म बारशी में हुआ था और उनका निधन जो है इंदापुर में एक्सीडेंट में हुआ। तो ये अमर शेख, वो दोनों ने ड्यूरिंग द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट के टाइम पोवाड़ाज गा के लोगों को इंस्पायर किया। संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट क्या है? तो जो महाराष्ट्र, अभी हमको गुजरात और महाराष्ट्र 2 अलग अलग स्टेट दिखते हैं, लेकिन 1960 के पहले, 1960 में ये दोनों राज्य अलग हुए। 1960 में एक गुजरात हुआ
1 मई 1960 में, एक गुजरात हुआ और एक महाराष्ट्र हुआ। उस टाइम 1960 के पहले ये बॉम्बे स्टेट ही कहा जाता था, बॉम्बे स्टेट। तो बॉम्बे स्टेट में गुजरात और महाराष्ट्र दोनों आते थे। तो जब बात आई कि भाई भाषा लैंग्वेज के ऊपर अलग अलग स्टेट बनने चाहिए, कन्नड़ भाषा के ऊपर कर्नाटक बन गया, तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बन गया, मलयालम के आधार पर समझो केरला बन गया, तो तेलुगु और ये, तो वैसे मराठी भाषा के ऊपर महाराष्ट्र होना चाहिए अलग सा, तो गुजरात की भाषा पर गुजरात होना चाहिए। तो दो ये अलग हो गए, लेकिन दो अलग करने के टाइम मुंबई हो सकता था, मुंबई जो है गुजरात में जाने वाली थी, लेकिन मराठी लोगों ने वो आंदोलन किया, मूवमेंट के तहत मुंबई भी आनी चाहिए महाराष्ट्र में, और जो कर्नाटक का जो भाग है नॉर्दर्न कर्नाटका, बेलगाम, कारवार, धारवाड़ वगैरह, ये भी आना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। तो ये जो मूवमेंट थी, मूवमेंट में उन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट ने, क्या समिति भी कहते हैं उनको, तो उसके लीडर थे काशीराव जेधे उनके लीडर थे। मैं खाली आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि आपको मालूम होनी चाहिए। तो उसमें एस.ए. डांगे, एस.एम. जोशी, नाग गोरे, उद्धवराव पाटील, मैना गवानकर, प्रल्हाद केशव अत्रे, केशव सीताराम ठाकरे मतलब अभी जो हमारे चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, उनके दादा पांडुरंग बापट, ये सब इनके एक्टिविस्ट थे। और उन्होंने जो आंदोलन छेड़ा था बाद में 1960 में, 1 मई 1960 में दो अलग से राज्य हो गए और एक मराठी का महाराष्ट्र निर्माण हो गया। तो ये एज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ सम इवेंट गेट्स रिफ्लेक्टेड, कि एक एग्जाम्पल है कि जो रिफ्लेक्टेड इन लिटरेचर, कुछ भी इवेंट होता है तो उसका रिफ्लेक्शन लिटरेचर में कैसे होता है, एंड हाउ अ पोएट परस्यूज, और कोई भी कवि कैसे परस्यू करता है दैट इवेंट, जो भी कुछ इवेंट घटता हो, कुछ तो उसमें इंस्पायर होते हैं ना, समझो कुछ भी समाज में या आजू बाजू कुछ भी घटता है तो वो देख के कोई भी पोएट क्या करता है, उस इवेंट पे एक अपना पोएम कंपोज वगैरह करता है। स्टडी द पोएम आवाहन, तो आवाहन नाम की जो कविता थी वो कैसे, रिटर्न ऑन द बैकड्रॉप ऑफ द साइनो इंडियन वॉर। तो आवाहन मतलब अपील ऑन द बैकड्रॉप ऑफ साइनो इंडियन वॉर, साइनो इंडियन मतलब इंडिया चाइना वॉर के बैकड्रॉप पे ये उन्होंने पोएम लिखी थी, वॉर बाय नोटेड मराठी पोएट कुसुमाग्रज जो बहुत ही नोटेड लोकप्रिय फेमस मराठी पोएट है, तो उन्होंने आह्वान नाम की पोएम लिखी थी। तो ये इंडो चाइना के बैकड्रॉप पे, तो आह्वान में 1962 में ये वार हुआ था, उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारी हार हुई थी उसमें। तो फरवरी 1963 में, एक साल के बाद, वो आह्वान नाम की पोएम कुसुमाग्रज इन्होंने कंपोज की थी। तो उसके एक दो स्टांजा मैं आपको सुनाता हूँ, मराठी में है वो। तो बर्फाचे तट पेटून उठले सदन शिवाचे कोसळते, बर्फाचे तट पेटून उठले सदन शिवाचे कोसळते, रक्त आपल्या प्रिय आईचे शुभ्र हिमावर ओघळते, असुरांचे पद भ्रष्ट लागुनी आज सतींचे पुण्य मिळे, असुरांचे पद भ्रष्ट लागुनी आज सतींचे पुण्य मिळे, अशा घडीला कोण करंटा तटस्थतेने दूर खळे। तो इस टाइप की वो पोएम थी। आपको इन फ्यूचर अगर आपको कभी सुनने को मिले तो सुन लीजिए, बहुत अच्छी पोएम है। तो नेक्स्ट ऑडियो विजुअल सोर्सेस, तो ऑडियो विजुअल सोर्सेस ओके, टेलीविज़न, फिल्म्स, इंटरनेट, ये जो है आर कॉल्ड ऑडियो विजुअल मीडिया। ऑडियो मतलब
सुनना, विजुअल मतलब देखना। तो टेलीविज़न तो अभी हम देखते हैं, सुनते भी हैं, बाद में फिल्म्स देखते हैं, सुनते हैं। इंटरनेट, ये जो है इंटरनेट तो अभी बहुत सारा हम यूज़ करते हैं। इंटरनेट का यूज़ तो अभी बढ़ गया है ना। तो जो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, कुछ भी रिसर्च करना होता है हमें, और समझो डाउनलोडिंग फाइल करनी है, एजुकेशन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अभी तो एजुकेशन हमारा चल रहा है, इंटरनेट नेट पे ही चल रहा है ना। इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर हो, मैगज़ीन हो, जॉब हमें सर्च करनी हो, शॉपिंग करनी हो, तो ये इंटरनेट हमें यूज़फुल होता है। तो ये सारे मेनी डोमेस्टिक एंड फॉरेन टेलीविज़न चैनल्स, डोमेस्टिक मतलब इंडियन, हमारे देश में अपना खुद का डोमेस्टिक कहते हैं। तो डोमेस्टिक मतलब ये बात, बहुत सारे दूरदर्शन है, डीडी, बाद में इंडिया टुडे है, मिरर नाउ इंग्लिश में, एनडीटीवी 24/7, आज तक, आस्था, जी टीवी वगैरह सारे डोमेस्टिक है अपने खुद के देश के। और जो फॉरेन टेलीविज़न है उसमें बहुत सारे, बीबीसी है, सीएनएन है, सीएनए है, स्टार है, और हिस्ट्री चैनल दिया है इधर, डिस्कवरी दिया है। तो ये सारे ऑडियो विजुअल सोर्सेस है अपने। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एफटीआईआई, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एट पुणे इन 1960। 1960 में एफटीआईआई शुरू हुई, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट। इसके नाम से भी पता चलता है कि उसमें क्या सिखाते होंगे, है ना। विद द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक एजुकेशन, लोगों के एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षण बोलो हम उसको, कि लोगों को कुछ पढ़ाना है तो इसके ज़रिए भी हम पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं कुछ ना कुछ। तो एन इंस्टीट्यूट कॉल्ड इंडियन न्यूज़ रिव्यू, इंडियन न्यूज़ रिव्यू जो है तो वो बहुत सारी समझो डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाती है, न्यूज़ रील बनाती है 6 to 12 मिनट्स की। तो ये क्या करती है, हैज़ प्रोड्यूस्ड वेरियस न्यूज़ रील्स, उन्होंने बहुत सारे न्यूज़ रील्स प्रोड्यूस किए एंड इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, बहुत सारी इम्पोर्टेंट इवेंट्स पे, इन पॉलिटिक्स के हो, सीरियल के हो, इश्यूज, सोशल इश्यूज के हो, आर्ट के हो, स्पोर्ट्स के हो, एंड कल्चर के हो। मतलब ये एफटीआई है, उन्होंने बहुत सारे इंडियन न्यूज़ रिव्यूज़ वगैरह बनाए हैं अलग अलग विषयों पे। और समझो आप भी कभी इन फ्यूचर अगर आपको जाने चाहते हो, इसमें जाने का है कुछ भी काम, समझो यहाँ पे आपको जाएंगे तो बहुत सारे अलग अलग कोर्सेस है। तो फिल्म डायरेक्शन का कोर्स है, एडिटिंग का है, सिनेमाटोग्राफी, शूटिंग करना, है ना, एक्टिंग, आर्ट डायरेक्शन, कंप्यूटर ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग। तो ये हमें यहाँ पे तो आप सीख सकते हैं। और ये जो ऑटोनोमस है, मतलब इसके ऑटोनोमस अलग है, लेकिन उस पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल है, और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मदद मिलता है। तो अभी इसके प्रेसिडेंट है बीपी सिंह और डायरेक्टर है भूपेंद्र कैंथोला। तो एफटीआईआई, अगर इन फ्यूचर अगर आपको कभी हो सकता है इंटरेस्ट निर्माण हो तो आप उधर ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे हीरो बोलते हैं हम इसको, लेकिन डायरेक्टर्स वगैरह, म्यूजिशियंस वगैरह उधर से निकले हैं। अगर आपको मैं बताऊं तो ठीक है, मैं बताता हूँ कि उसमें समझो डैनी डेंजो पर नाम सुना होगा, डैनी, डेविड धवन, ये वरुण धवन के पिताजी है डेविड धवन, जया बच्चन, अमिताभ बच्चन की जो भी पत्नी है, मिथुन चक्रवर्ती, नसरुद्दीन शाह, ओम पुरी, राजकुमार राव, संजय लीला भंसाली डायरेक्टर है, शबाना आजमी, शत्रुघ्न सिन्हा, सुभाष घई, इतने सारे बड़े बड़े जो एक्टर्स वगैरह है वो उधर से निकले हैं। ओके, ठीक है, लेट्स गो अहेड। दिस डिपार्टमेंट हैज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड वेरियस डॉक्यूमेंट्रीज। तो ये डिपार्टमेंट ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज भी तैयार किए हैं। डॉक्यूमेंट्री क्या होता है, छोटा सा एक डॉक्यूमेंट्री मतलब एक छोटी सी फिल्म होती है, नॉन फिक्शनल होती है, और
उसमें से इंफॉर्मेशन लोगों को रियलिटी बताई जाती है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। और बहुत सारी जो होती है डॉक्यूमेंट्रीज इंफॉर्मेटिव होती है। ऑन प्रोमिनेंट सोशल लीडर्स, जो सोशल लीडर्स होके गए, अभी सोशल लीडर्स के ऊपर अब बहुत सारी फिल्में भी आ रही है, लेकिन उस टाइम पे वही आती नहीं थी, तो उसके जीवनी पर सोशल लीडर के जीवनी पर बहुत सारे बनाते थे। समझो महात्मा गांधी जी हो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो, चिन्मय महाप्रभु हो, देवेंद्रनाथ टागोर हो, रवींद्रनाथ टागोर हो, गोपाळ गणेश आगरकर, विनोबा भावे, धोंडो केशव कर्वे है ना, और समझो व्ही डी सावरकर, सिंधुताई सपकाळ, अण्णा हजारे, डॉक्टर बाबा आमटे, अभयन राणी बंग, सावित्रीबाई फुले, नरेंद्र दाभोलकर, बहुत सारे जो सोशल लीडर्स होके गए उनके बारे में डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं। ऑन पीपल हु हैव मेड मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस, जिन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है फॉर द कंट्री, देश के लिए, एंड अबाउट इम्पोर्टेंट लोकेशंस इन इंडिया। और भारत में बहुत सारे फेमस ऐसे लोकेशंस है, उसके ऊपर भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई। लोकेशंस तो अभी महाराष्ट्र में लोकेशंस मतलब समझो हमें फोर्ट लिए, महाराष्ट्र में बहुत सारे फोर्ट है, इम्पोर्टेंट लोकेशंस है, पन्हाळा, रायगढ़, राजगढ़, शिवनेरी, सिंहगढ़, जंजीरा, प्रतापगढ़ है ना, पुरंदर वगैरह, ये सब इम्पोर्टेंट लोकेशंस है अपने महाराष्ट्र में इतने हुए। और बहुत सारे फोर्ट्स है ऑल ओवर इंडिया का देखा जाए तो समझो ताजमहल है आगरा में, आगरा फोर्ट है, रेड फोर्ट दिल्ली है, कुतुब मीनार दिल्ली, हुमायूं टूम दिल्ली, फतेहपुर सिकरी यूपी में है, हवा महल जयपुर, खजुराहो टेम्पल एमपी में है, सांची स्तूप एमपी में है, कोणार्क टेम्पल उड़ीसा में है, महाबोधि टेम्पल बोध गया, और समझो रानी की वाव गुजरात, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में, बाद में और जलियांवाला बाग पंजाब है, ग्वालियर फोर्ट एमपी में है, गोल्डन टेम्पल पंजाब, इंडिया गेट दिल्ली, मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर, आमेर फोर्ट जयपुर, कुंभलगढ़ फोर्ट राजस्थान, लक्ष्मी विलास पैलेस बड़ौदा, गेटवे ऑफ इंडिया। तो और बहुत सी मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये सब उनके ऊपर भी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई है। दीज न्यूज़ रिलीजेस, और ये जो न्यूज़ रिलीज है एंड डॉक्यूमेंट्रीज है, आर यूजफुल फॉर स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें ये सब न्यूज़ रील्स और डॉक्यूमेंट्रीज यूजफुल होती है। नेक्स्ट, टिल नाउ वी हैव सीन सम इम्पोर्टेंट सोर्सेज, यहाँ तक हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण सोर्स देखे फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ओके, द टाइम्स इन द 21st सेंचुरी, अभी 21st सेंचुरी चल रही है, आर चेंजिंग सो रैपिडली, और हमारा ये टाइम रैपिडली चेंज हो रहा है, दैट इवन दिस सोर्सेज, ये सोर्सेज अभी ये सारे हमने पढ़े, विल प्रूव टू बी इनएडिक्वेट, हो सकता है इन फ्यूचर ये हमें इनएडिक्वेट लगे, कि अपूरे लगे, अपूरे लग सकते हैं। हाउएवर न्यू सोर्सेज आर कमिंग फोर्थ, सो नए नए सोर्स भी आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लैंडलाइन टेलीफोन टू सेल फोन्स, तो हमारे घर में पहले लैंडलाइन फ़ोन था, तो आपको पिताजी को पूछो, आपके घर में शायद किधर रखा भी होगा, तो लैंडलाइन फ़ोन था। लैंडलाइन फ़ोन से अभी हमारे हाथ में सेल फोन आया है, सेल फोन मोबाइल कहते हैं उसको। तो लैंडलाइन जो रहता था वो वायर से जुड़ा हुआ था, वायर लाइन, मेन लाइन भी कहते थे उसको, मेन लाइन, वायर लाइन भी कहते थे। और उसमें जो लाइन थी तो मेटल की थी, ऑप्टिकल फाइबर वगैरह। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, उसने ये फ़ोन का इन्वेंट किया था। तो लैंडलाइन फ़ोन से सेलफोन आने तक, सेलफोन तो अभी बहुत सारे सेलफोन आपके हाथ में, अभी कौन सा सेलफोन है, उसको सेल्यूलर फ़ोन भी कहते हैं, मोबाइल फ़ोन कहते हैं, हैंडफोन कहते हैं, स्मार्टफोन कहते हैं, बहुत सारे फ़ोन कहते हैं सेलफोन, मोबाइल। तो मार्टिन कूपर जो है, मोटोरोला कंपनी है, आपको मालूम है, सुनी होगी खाली, अभी नहीं, ज़्यादा नहीं दिखती नहीं है। वो मोटोरोला का मार्टिन कूपर ने पहला कॉल किया था सेलफोन पे, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, और मोटोरोला ही पहला मोबाइल था। बहुत सारे मोबाइल अभी मार्केट में आए हैं, आप मुझे बताओ, मैं भी आपको बताता हूँ, इसमें से कुछ बचा होगा तो आप बता सकते हैं। रियलमी, शाओमी, सैमसंग, वन प्लस,
माइक्रोमैक्स, एप्पल, ओप्पो, वीवो, एसर, ब्लैकबेरी, गूगल, HP, यूएई, आइडिया, इंटेक्स, नोकिया, पैनासोनिक, जियो, कार्बन, लावा, लिनोवो, LG, फिलिप्स, रियलमी, सोनी। इसके बावजूद अगर कोई मोबाइल का फ़ोन है तो मुझे आप बता सकते हो। तो टेलीफोन और सेलफोन के बीच में एक गैजेट आया था, एक इक्विपमेंट था, उसका नाम था पेजर। मोबाइल के पहले और लैंडलाइन के बाद, लैंडलाइन के साथ में समझो। तो पेजर आया था। पेजर भी जैसे लाइक मोबाइल जैसा ही था, लेकिन वो खाली मैसेज रिसीव करने के लिए था। उसमें खाली मैसेज आते थे, मैसेज आते थे। तो आपने समझो एक पिक्चर आई थी 10 से 12 साल पहले, दीवाना मस्ताना करके। उसमें गोविंदा और अनिल कपूर थे, दीवाना मस्ताना करके। तो उसमें सतीश कौशिक के जो नाम के जो हीरो थे, सतीश कौशिक, तो उन्होंने पप्पू पेजर का रोल किया था। तो उसमें पेजर आया था नाम, हो सकता है आपको देखने को मिले ये पिक्चर। तो उसका बहुत सारी कॉमेडी थी उस फिल्म में, बोल रहेला हूँ वगैरह ऐसा कुछ वो डायलॉग बोलते थे। पप्पू पेजर, ध्यान में रखो, पेजर करके एक इक्विपमेंट आया था फॉर कॉन्टेक्टिंग पीपल, लोगों को कॉन्टेक्ट करने के लिए। बट इट डाइड आउट एज क्विकली एज इट हैड कम अप। लेकिन जैसे ही वो इंट्रोड्यूस हुआ, मार्केट में नया नया आया, लेकिन वो डाइड हुआ। डाइड मतलब उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहा, बंद हो गया। लेकिन क्यों? तो बाद में मोबाइल आया। मोबाइल आने के बाद वो उसका ज़्यादा कुछ चला नहीं। द ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट यूज्ड फॉर स्टडिंग हिस्ट्री। और जो इंटरनेट में इतनी सारी अभी इंफॉर्मेशन होती है, तो ये हमारी हिस्ट्री स्टडी करने के लिए यूजफुल होती है। बट लेकिन द ट्रूथ एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी वेरीफाइड। लेकिन हम जब इंटरनेट में ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो हमें उसकी ऑथेंटिसिटी, मतलब ये कितना सही है, वो हमें चेक करना चाहिए। नाउ इट हैज़ बिकम कंपेरेटिवली ईजी टू स्टडी हिस्ट्री। अभी हिस्ट्री का स्टडी करना कंपेरेटिवली ईजी बन गया है विथ ऑल दीज सोर्सेज, इतने सारे सोर्स मिलने के बाद। एज दीज सोर्सेज आर फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी पीरियड। और ये जो सोर्सेस है कंटेम्प्रेरी, उस टाइम के, जो टाइम के थे, दे आर इजीली अवेलेबल। तो हमें ये इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। सिंस द सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है टचेस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स। हिस्ट्री सब्जेक्ट क्या करता है? हमारे जीवन के हर एक एस्पेक्ट को टच करता है, मतलब इसको इंक्लूड करता है। एफर्ट्स फॉर प्रिजर्वेशन, सो हमें क्या करना है? प्रिजर्वेशन करना है उसका, ऑफ सच सोर्सेस, ऐसे सोर्स का, रिटर्न सोर्स हो, मटेरियल सोर्स हो, ओरल सोर्स हो या ऑडियो विजुअल सोर्स हो, इसका हमें प्रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स के बारे में है। आर मेड एट ऑल लेवल्स, सब लेवल पे हमें वो प्रिजर्व करना चाहिए। वी शुड ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू दिस एफर्ट, और हमें भी जितना हो सके उसमें हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो आई होप आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ में आया होगा। बहुत लंबा होगा ये वीडियो, लेकिन क्या करें, थोड़ा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश मैं करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आए। अगर अच्छी तरह से आपको ये लेसन समझा है तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को शेयर करो। और कुछ भी डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, सजेशंस हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप पहली बार ये चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करो। अपने राइट साइड पे सब्सक्राइब वर्ड लिखे रहते हैं, तो उसको हमें प्रेस करेंगे तो बाजू में एक घंटा जैसे बेल आएगी, बेल आइकॉन आएगा, उसको आप प्रेस करेंगे तो अगले नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा तो वो वीडियो भी आपको देखने को मिलेंगे, और इसके पहले भी वीडियो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। हैव अ नाइस डे। Thanks again.